नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। बात करते हैं दिल्ली के चुनावों की। दिल्ली के चुनावों का अब मिजाज एकदम गर्माता जा रहा है। बहुत तेजी से समीकरण राजनीति के बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे खेल रही है और फ्रंट फुट पे खेल रही भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी एकदम से हमलावर हो गई है। लगातार आतिशी मार्लिनों को आगे कर दिया गया है और लगातार वो हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरा गेम चेंज किया है, वो भी अपने आप में देखने दिखाने लायक है। गेम ऐसे चेंज किया है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स में बदलाव किया है, वो बड़ा चौंकाने वाला है। क्योंकि कई दिल्ली के जो नेता थे, पुराने धुरंधर थे, वो मान चुके थे कि बीजेपी शायद उन पर डिपेंड होगी और उन्हें टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी है और इसमें सारा काम इस तरीके से बहुत गुपचुप तरीके से किया जाता है कि खुद सांसदों को भी नहीं पता लग पाया कि उनकी पूरी की पूरी जो कुंडली थी कि 5 साल में उन्होंने किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर काम किया या नहीं किया या किस तरीके के लोग थे, व्यवहार कैसा था, इस सब की पूरी कुंडली बनाकर टेबल पर रख दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सामने। और वहां पर एक-एक पॉइंट पर चर्चा की गई, गहन मंथन किया गया और इसके बाद जो हुआ, जो निकल के आया, सचमुच चौंकाने वाला था। सबसे बड़ा झटका साउथ दिल्ली से, दक्षिणी दिल्ली से रमेश भदौरिया के नाम पर लगा। बड़ा मजबूत कैंडिडेट माना जाता था रमेश भदौरिया को, लेकिन उनकी जो जबान थी, उनका जो व्यवहार था, कहीं न कहीं उन्होंने उनके इस पूरे कैरियर को चौपट करके रख दिया। आपने देखा होगा पिछले दिनों लोकसभा के अंदर जिस तरीके से दानिश अली को लेकर रमेश बिधूड़ी की जवान बोल बिगड़े, वो उन्हें ले डूबा इस बार। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एक चीज मानते हैं कि जो है पार्टी की छवि को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्तर का नेता क्यों ना हो। और यही बात रमेश बिधूड़ी के मामले में साबित हुई और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये वो रमेश भदौरिया जिनकी बड़ी मजबूत पकड़ मानी जाती है साउथ दिल्ली पर, दक्षिण दिल्ली पर और 2 बार लगातार सांसद जीते हैं। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में बड़े सक्रिय रूप से ये विधायक थे। वहां के बाद इन्हें टिकट मिला दक्षिणी दिल्ली का, लेकिन अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रमेश बिधूड़ी वाला बहुत झटका है बड़ा। उधर एक और झटका दिया गया पश्चिमी दिल्ली सीट पर, जहां पर के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जिनको माना जाता था कि वो जाट लॉबी से आते हैं और जाट जो लॉबी है उस पर उनकी बहुत पकड़ है, बड़े मजबूत नेता हैं। साहब सिंह वर्मा के जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने अपनी सीट पर जिस तरीके से किया, लेकिन उनके भी बोल बिगड़े और उन्होंने एक सभा के अंदर कुछ बोल दिया था अनाप-शनाप, जिसके बाद पार्टी को आगे खेलना पड़ा और पार्टी को ये बयान देना जारी करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद से ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। परवेश साहिब सिंह वर्मा के बारे में ये भी कहा जाता है कि परवेश साहिब सिंह वर्मा का भी कनेक्ट लोगों से बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये जो जिस तरीके से आप कहें तो डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक पे जिस तरीके से पूरा दांव लगाया हुआ था, वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन विधानसभा में भी रहे, लगातार जीतते रहे चुनावों को और मंत्री मिनिस्टर तक रहे। लेकिन अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका कनेक्ट जनता से बिल्कुल खराब हो गया था। उनका रिपोर्ट कार्ड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गया, वो बहुत ही लाल रंग हो चुका था, रेड रेड मार्किंग उस पे सबसे ज्यादा थी। कोई किसी से मिलना नहीं, किसी कार्यकर्ता को कुछ नहीं समझना। और अब उनकी जो एज थी वो 70 साल हो चुकी है, ओवर एज हो चुके हैं, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपनी इस छीछा लेदर को देखते हुए आज उन्होंने घोषणा भी कर दी कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। जब घर बिठा दिया तो संन्यास किस बात का, सीधा सीधा अब उनका कोई चांस नहीं है, वो अब घर बैठेंगे
और शायद वो वापस जाकर कृष्णा नगर के अपने क्लिनिक को फिर से शुरू करेंगे, उसकी धूल मिट्टी साफ करवाएंगे और वो दोबारा अपना इस तरीके से कनेक्ट लोगों से रखेंगे, अपनी बाकी का जीवन देखेंगे कैसे करना है। ये भी बड़ा नाम था। यहाँ से कई बड़े नाम कोशिश कर रहे थे, जिनमें एक हैं विजय गोयल। विजय गोयल बार-बार कोशिश कर रहे हैं, बार-बार वो इस अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरीके से पार्टी एक बार तो उन्हें तवज्जो दे दे, लेकिन बीजेपी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, ये किसी को एक बार गिरने के बाद आगे नहीं आने देती है, तो आने भी नहीं दिया। बाहर का रास्ता दिखा दिया उनको, विजय गोयल का भी कैरियर खत्म हो गया। साथ में, क्योंकि ये बनिया बहुल सीट है, और साथ में एक और नेता थे विजेंद्र गुप्ता, रोहिणी से लगातार केजरीवाल की जो लहर थी उसमें भी जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। विजेंद्र गुप्ता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बड़े नेता, बड़ा नाम, बड़ा कद माना जाता है विजेंद्र गुप्ता का। वो भी गुपचुप तरीके से सांसद के टिकट पाने के लिए एकदम लगे हुए थे और बिल्कुल पूरी लॉबिंग की हुई थी, लेकिन उनका भी ये शायद अब आखिरी ही चुनाव था और उनको टिकट नहीं मिला। उन्हें भी पार्टी ने निकाल कर बाहर फेंक दिया। कुछ और संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी, कुछ काम कराया जाएगा, लेकिन अब शायद वो चुनाव उनका ये वाला लास्ट था। अब बहुत मुश्किल हो जाएगा विधानसभा में, जब तक विधानसभा का चुनाव आएगा, हो सकता है ओवर एज वाला टप्पा उन पर भी लगे। तो विजेंद्र गुप्ता भी अब इस सीट से नहीं रहे। यहाँ से पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल को संसद का टिकट दिया है और वो संसद पहुंचने वाले प्रवीण खंडेलवाल काफी समय से संघर्ष करते रहे, व्यापारी नेता हैं। और इसी तरीके से कमल सहरावत को मिला है प्रवेश साहब सिंह वर्मा की जगह टिकट, क्योंकि वो भी जाट लॉबी से आती हैं और वो भी जाट लॉबी से हैं, इसलिए पार्टी ने जो लॉबी थी उसको संभालने की पूरी कोशिश की है। इसी तरीके से रमेश बिधूड़ी की जगह रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया है। रामवीर सिंह बिधूड़ी भी गुर्जर समुदाय से आते हैं और रमेश बिधूड़ी भी गुर्जर समुदाय से आते हैं। यहाँ पर भी पार्टी ने समीकरण बिल्कुल बिगड़ने नहीं दिए, बिल्कुल समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। और ये बताया ये जाता है कि साहब सिंह प्रवेश वर्मा के बारे में ये भी चर्चा आम है अभी। हम आपको ये भी बता देते हैं कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है दिल्ली प्रदेश जो भाजपा इकाई है उसमें, हो सकता है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद भी दे दिया जाए। तो ये सारा जो पूरा उनको यहाँ से संसद से हटाकर उनको जो साइड में रखा है, तो अब चर्चा ये है कि हो सकता है आने वाले दिनों में उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देगी, क्योंकि अभी वो युवा हैं और इस हिसाब से उनको ये जिम्मेदारी मिल सकती है। अगले वर्ष दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव भी है, इसको देखकर भी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। तो ये जो तैयारी देखने को मिल रही है, तो ये उससे भी जोड़कर देखी जा रही है। उधर एक और जो मंत्री है नई दिल्ली सीट से, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। यहाँ पर मीनाक्षी लेखी को भी हटा दिया गया है और उनकी जगह बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। युवा है, तेज तर्रार हैं और साथ में वकील भी हैं। बहुत अच्छा बोलती हैं, पार्टी उन्हें लगातार बढ़ा रही थी, प्रवक्ता का पद उन्हें दिया गया था और वो अपनी बात को बड़े जोरदार तरीके से रखती थी। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की वो बेटी हैं, तो इसलिए उनकी जगह यहाँ पर बांसुरी स्वराज को मिला है। मीनाक्षी लेखी की जगह रमेश बिधूड़ी के बारे में जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि रमेश बिधूड़ी बहुत कनेक्टेड थे अपने इलाके के अंदर, लेकिन रमेश बिधूड़ी का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं था। इसकी कार्यकर्ता लगातार हाईकमान से, आला कमान से शिकायत करते थे और वो ये उनके लिए नेगेटिव हुआ। इसके अलावा लोकसभा में जो दानिश अली के खिलाफ उन्होंने बोला, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, ये इससे भी पार्टी बैकफुट पे आ गई थी। विधानसभा और निगम चुनावों में भी ये जो सारी, इसमें एक बड़े नेता मनोज तिवारी, जो पूर्वांचल के नेता कहलाते हैं, वो अकेले हैं जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे और उनको दोबारा पार्टी ने मौका दिया है। इसके लिए उन्होंने पार्टी को बार-बार नमन करना भी शुरू कर दिया। असल में क्या है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो पूर्वांचलियों का जो वर्चस्व है वो बहुत ज़्यादा है और उनमें काफ़ी पॉपुलर नेता कहलाते हैं। हालाँकि उनके बारे में बहुत सारे इफ एंड बट थे जनता के अंदर, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर उनको मौका दिया है। अब हम ये आपको बताते हैं आंकड़ों की जुबानी कि असल में जिन
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो टिकट काटे गए थे, वो असल में काटे क्यों गए थे? दरअसल ये जब विधानसभा और निगम चुनाव भी जब हुए थे, इन सांसदों का उन विधानसभा और निगम के चुनावों में प्रदर्शन अच्छा नहीं था, बहुत खराब प्रदर्शन था और इसे लेकर इनके क्षेत्र में बीजेपी लगातार हार गई थी। तभी से ये सभी नेता निशाने पर थे और आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर ये सारी चीजें, इसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो प्रधानमंत्री के सामने उस फाइल में लगाया गया, जिसको देखकर ये सारी चीजें तय की गई कि किसकी छुट्टी की जानी चाहिए, कौन जनता से कनेक्ट में है, कौन नहीं है, कौन हवाई उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। बहुत सारे इन इन सांसदों में ऐसे भी लोग थे जिन्हें सही में जिनको जनता के बीच जाना ही नहीं आ रहा था, बहुत हवा-हवाई हो चुके थे। अब हम आपको सीट दर सीट बताते हैं कि किस तरीके से ये सारा खेला हुआ। दरअसल जो अभी निगम चुनाव हुए थे, उन निगम चुनावों के अंदर जो नई दिल्ली के अंदर 25 वार्ड थे निगम चुनावों के, उनमें से भारतीय जनता पार्टी केवल 5 वार्ड ही बचा पाई। यानी कि बाकी 20 वार्ड भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इसको मीनाक्षी लेखी की साख से जोड़कर देखा गया था और कहा गया था कि मीनाक्षी लेखी की कोई साख नहीं बची है जनता के अंदर, केवल 5 वार्ड जीते। पश्चिमी दिल्ली, यहाँ पर 38 में से 13 वार्ड ही भाजपा जीत पाई थी। ये पश्चिमी दिल्ली आप समझिए साहब सिंह वर्मा, परवेज साहिब सिंह वर्मा का वाला इलाका जो है, वहां पर मात्र 13 वार्ड बचा पाई थी 38 वार्ड में से। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 43 में से मात्र 24 वार्ड थे, जिसमें पद्म श्री हंसराज हंस सांसद है, तो वो उनको भी नहीं मिल रहा है टिकट, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि उन्होंने खुद ही अपनी एज को लेकर कहा था कि वो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। दक्षिणी दिल्ली रमेश बिधूड़ी वाला जो इलाका है, वहां पे 37 में से केवल 13 वार्ड पे ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, बाकी सारे वार्ड हार गई थी। चांदनी चौक में से 30 में से 16 वार्ड बचा पाई थी भारतीय जनता पार्टी, बाकी सब पे हार गई थी। पूर्वी दिल्ली में 36 वार्ड थे, उनमें से 22 वार्ड में ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, बाकी सारे वार्ड हार गई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली जो मनोज तिवारी का इलाका है, 41 में से 21 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की थी। 41 में से 21 यानी कि आधे 50% पर। इन सब में अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी का ग्राफ काफी अच्छा था निगम चुनावों के अंदर। और ये सारे जो भाजपा प्रत्याशी जीते थे, इससे पता चलता था कि सांसदों का कितना कनेक्ट था जनता से और जनता कितना चाहती थी इन सांसदों को। बहरहाल ये सारी चीजें तो आंकड़ों की नजर से ये देखा गया, लेकिन सबसे जरूरी था कि सचमुच एक बार फिर से तीसरी लेयर को खड़ा किया जाना दिल्ली के अंदर, और उसी तीसरी लेयर की अब कवायद शुरू हो गई है। और अभी उत्तर पश्चिमी दिल्ली जो सीट है, जो हंसराज हंस वाली सीट है, उस पर भी कई दिग्गज, कई नेता, हालांकि उनमें बार बार बाहर से कैंडिडेट लाए जाते हैं, लेकिन इस बार हो सकता है अंदर से पार्टी उतारे। खास तौर पे एक दो लोगों के नाम बड़े तेजी से वहां आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिनमें जो योगेंद्र चंदोलिया का नाम जिस तरीके से उछाला जा रहा है, बस वो पूछिए कि लगता है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। एक नाम है वहां पर करण सिंह कर्मा, तो ये कर्मा का भी पूरा एकदम उन्होंने पार्टी जोर लगा रही है, और क्योंकि वो सुरक्षित सीट है तो यहां से इसके अलावा दुष्यंत गौतम को के नाम पर भी मोहर लग सकती है। हालांकि दुष्यंत गौतम तीसरे नंबर पर चले गए हैं, लेकिन जोर लगा रहे हैं लगातार, और कहा जा रहा है कि उनको उनको लेकर भी पार्टी कोई गंभीर कदम उठा सकती है। लेकिन जो भी हो, अब जहां से भी जो भी आएगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक परिपाटी अच्छी शुरू की है कि जो सांसद काम नहीं करेगा, हवाई रहेगा, या जो सांसद जनता के बीच कनेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, उसे नेता बने रहने का कोई हक नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस परिपाटी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, और जो भी ये आंकड़े जिनके सामने जो रखे गए थे, और जो वहाँ के कार्यकर्ताओं और जनता की जो शिकायतें रखी गई थी, नमो ऐप के जरिए भी सुझाव मांगे गए थे, उनमें भी जिनका रिजल्ट था, सारे रिजल्ट को मिलाकर जब रिजल्ट आया,
फाइनल तो उसमें इन सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के टिकट काट दिए गए और अब ये पैदल है, संगठन के लिए काम करेंगे। तो बड़ी बात है ये। लेकिन जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी खामा-खा के पैर पीटने की कोशिश कर रही है, हमले कर रही है, अपने जो जेल के अंदर बंद जो उनके साथी हैं, अरविंद केजरीवाल खुद जो तिहाड़ जेल में जाने के लिए ईडी के मोस्ट वांटेड बन चुके हैं, उन पर कुछ नहीं बोलकर शीश महल पे कभी कुछ नहीं बोला, शीश महल का दरवाजा तक नहीं खोला। इसके अलावा आप समझिए कि शराब घोटाले में सब कुछ अंदर जा रहा है, बड़े-बड़े छाती पीटते थे, मुझे गिरफ्तार करके दिखाइए, वो भी अंदर है, उनकी ज़मानतें नहीं हो रही हैं। 2-2 मंत्री, 3-3 डिप्टी सीएम इनका सब अंदर चल रहे हैं, फिर उस पर कुछ ना बोलकर जिस तरीके से बीजेपी पर हमला बोल रही है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। बीजेपी के कई नेता इसको कहते हैं चोर मचाए शोर, यानी कि चोर ने अब शोर मचाना शुरू कर दिया है, लेकिन जनता अब इस शोर को, चोरों के शोर को सुनना नहीं चाहेगी, क्योंकि अली बाबा 40 चोर की बारी अब यहीं समाप्त होने वाली है। बहरहाल जो भी हो, ये था नए चेहरों को उतारने का और पुराने जो अपने आप को मानते थे कि वो अब आगे बने रहेंगे, उनको हटाने के पीछे का गणित भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।